नमस्कार, आदाब। मैं हूं रोहित चंदेल और Tuple.com पे आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ श्रेष्ठ संचालक के रूप में कवि सम्मेलनों में उच्च स्थान बनाया, बल्कि ढंग की नहीं, हिंदू, सैनिक, आदमी, मीरा जैसी कालजयी रचनाओं को मंचों पे जीवित किया। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं मशहूर हास्य कवि संदीप शर्मा की। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है Tuple.com पे आपका। बहुत नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को बहुत सारा प्रेम। हम चाहेंगे कि सबसे पहले किसी एक रचना के साथ ही हम शुरुआत करें सर, कोई भी एक रचना। चलिए ठीक है, आप ऐसा चाहते हैं तो वैसा कर लेते हैं। मेरी बहुत प्रसिद्ध कविता है जिसका शीर्षक है ढंग की नहीं। ढंग की नहीं? ढंग की नहीं है, लेकिन परेशान ना हो, कविता ढंग की है, शीर्षक है कि ढंग की नहीं है। क्या ढंग का है, क्या ढंग का नहीं है। आज़ादी के 70-75 वर्षों की पीड़ा और उसके आगे के पीछे की सभी बातें इस कविता में शामिल है, हास्य के माध्यम से। सिर्फ ढंग की नहीं है शब्द से जो इस वाक्य से जुड़ेगा, कविता आपको मजा देगी। इसमें हास्य के अंदर पीड़ा। ये कविता मोनालिसा के चित्र के समान है। इसकी आंखों में गम है लेकिन इसके चेहरे पे मुस्कान है। ठहाकों के माध्यम से देश का गम, दुनिया का गम, मानवता का गम, आपका गम। मंदिर में पूजा करने जाओ, पंडे ढंग के नहीं है। मंदिर में पूजा करने जाओ, क्या महसूस करता है आदमी और कहाँ से परिवर्तन होगा, वहां तक की कविता है। इसे आप नकारात्मकता या केवल शिकायत ना समझें, इस कविता की यात्रा देखें। मंदिर में पूजा करने जाओ, पंडे ढंग के नहीं है। मसान में बने जाओ, कंडे ढंग के नहीं है। लाल नीले हरे पीले झंडे ढंग के नहीं है। कई राजनीतिक पार्टियों का कंडे ढंग के नहीं है। टेस्ट मैच अब तो वनडे ढंग के नहीं है। मुर्गी अच्छी कहाँ से आएगी जब अंडे ढंग के नहीं है। मुर्गी अच्छी कहाँ से आएगी जब अंडे। मैंने कहने की कोशिश की है भाई कि समाज जब तक अच्छा नहीं होगा, नेतृत्व अच्छा कहाँ से आएगा। नेतृत्व सिर्फ पानी की टंकी की टोटी है और समाज में उस टंकी में जो पानी भरा हुआ है वो समाज है। पानी साफ होगा तो टोटी में से साफ पानी आएगा। नेतृत्व कैसा भी कर लें, जब तक समाज ठीक नहीं होगा, टोटी में पानी ठीक होने वाला नहीं है। तब मैंने कहना चाहता है कि मुर्गी अच्छी कहाँ से आएगी जब अंडे ढंग के नहीं है। किसी भी बैंक से ले आओ, नोट की गड्डी ढंग की नहीं है। अब तो किसी की भी रीढ़ की हड्डी ढंग की नहीं है। 17 विज्ञापन देख के लाए पर चड्डी ढंग की नहीं है। 17 जंगल में घूमने जाओ, मोर ढंग के नहीं है। जंगल में घूमने जाओ, मोर ढंग के नहीं है। सत्ता के गलियारों में ढोल ढंग के नहीं है। पहलवानों के बाजुओं में जोर ढंग के नहीं है। और पुलिस वालों का क्या भरोसा जब चोर ढंग के नहीं है। पुलिस वालों का क्या भरोसा जब चोर ढंग के नहीं है। हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की नहीं है। हिंसाग्रस्त कश्मीर की वादी ढंग की नहीं है। बहुत मेहनत से धोई पर खादी ढंग की नहीं है। और मैं आज़ादी का सम्मान करता हूँ, आज़ादी से प्रेम करता हूँ, आज़ादी से स्नेह करता हूँ, पर इस परम शक्तिशाली आज़ादी के साथ कुछ विकृतियाँ आई हैं। तब भारी मन से कहता हूँ, बहुत मेहनत से धोई पर खादी ढंग की नहीं है। लगता है इस देश की आज़ादी ढंग की नहीं है। लड़के हो गए कड़के, खिलाई ढंग की नहीं। ठहाकों का बंद सुनी। लड़के हो गए कड़के, खिलाई ढंग की नहीं है। रेडीमेड कपड़ों की सिलाई ढंग की नहीं है। सड़कों पे डामर की पिलाई ढंग की नहीं है। पर घर भी कैसे जाएं, लुगाई ढंग की नहीं है। देखिए आप भी हंस रहे हैं, इसका मतलब है ज्यादातर लोगों की ये स्थिति है। घर भी कैसे जाएं, लुगाई ढंग की नहीं। यथार्थ तो यथार्थ। 4000 वर्षों की गुलामी, उसके बाद कई संघर्ष, व्यक्ति का संघर्ष, आपका संघर्ष, देश का संघर्ष, राष्ट्र का संघर्ष, इस दुनिया का संघर्ष, सब कुछ एक पंक्ति में डालने की कोशिश की और हर चीज का जवाब आपको मिलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। यथार्थ तो यथार्थ। सपने ढंग के नहीं है। दुश्मन क्या बिगाड़ लेंगे यार, अपने ढंग के नहीं है। दुश्मन क्या बिगाड़ लेंगे यार, अपने ढंग के नहीं है। और खुशियां तो खुशियां। आप किसी की भी तरफ इशारा कीजिए, एक उंगली आप उधर इंगित कीजिए तो 3 उंगलियां आपकी तरफ बताती हैं। आप सुबह टेलीविजन के चैनल खोलिए, 16 चैनल खोलिए, 17 बाबा प्रवचन दे रहे हैं। लोग सुधरने को तैयार नहीं, लेकिन उनके चक्कर में बाबा बिगड़ने लग गए। लेकिन कहाँ से होगा परिवर्तन, तब बताता हूँ। यथार्थ तो यथार्थ। सपने ढंग के नहीं, दुश्मन क्या बिगाड़ लेंगे यार, अपने ढंग के नहीं। खुशियाँ तो खुशियाँ, गम ढंग के नहीं है। और किस किस के नाम से रो यार, हम ढंग के नहीं। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा।
बिल्कुल, ये मैं कहना चाहूँ। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। और मैं समझता हूँ कि शायद इसीलिए ऐसी ही रचनाओं के साथ संदीप जी कई वर्षों से अपने छोटे छोटे कदमों से धरती नापते चले जा रहे हैं। और मैं बस इस रचना के बाद मैं चाहूँगा कि सर इस सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं, ये कहाँ से शुरू हुआ और किस तरीके से जो है संघर्षों के साथ यहाँ तक और इस मुकाम तक आपको पहुँचाया, जहाँ हम देश के कुछ गिने चुने कवियों में, संयोजकों में आपको जो है गिनते हैं, काउंट करते हैं। ये पूरा सफ़र कैसा रहा? ये बहुत इंटरेस्टिंग सफ़र है। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार तुकबंदी तब कर दी थी जब मुझे लिखना नहीं आता था। मैं जानता नहीं था लिखना। मैं 4 वर्ष की आयु में कुछ शब्दों की ऐसी तुकबंदी कर दी थी जो मेरी माँ ने लिख के रखी, और मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे बताया कि ये 4 वर्ष का तू था जब तूने ये पंक्तियाँ बना दी थी तुतलाते हुए। तो सफ़र तो लगभग समझे रचना का वहाँ से शुरू हुआ। सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं फिलिप्स कंपनी में सेल्स ऑफिसर था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। उसके पहले मैं बॉम्बे में ICM कम्युनिकेशन के साथ काम कर रहा था, जहां हम प्रोडक्शन के द्वारा फिल्में बना रहे थे, फीचर फिल्में, 8 फीचर फिल्में बना रहे थे। जहां हम निवड़क पूला, हमने एक बहुत अच्छा सीरियल बनाया था जिस पर पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे मराठी के बड़े साहित्यकार हैं, उनको बाद में पद्म भूषण मिला। उस प्रोडक्शन टीम का हिस्सा था। मेरा कविता से लेना देना नहीं था। कुछ भाग्य चक्र घूमा, या दुर्भाग्य चक्र या सौभाग्य चक्र, मुझे नहीं पता था। जब मैं वहाँ से छोड़ के आया, मैं सिर्फ मेरे माता पिता का इकलौता पुत्र था। वो बम्बई आ नहीं सकते थे, और मुझे ये था कि यार संदीप कुछ भी पा लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन माता पिता फिर नहीं मिलेंगे। सही बात। तो मैं माता पिता के लिए वो सब कैरियर छोड़ के मैंने कहा अगर कोई भविष्य होगा, सरस्वती बनाना चाहती होगी तो गांव में बना देगी, अपने शहर में बना देगी। मैं धार आया और भगवती ने मुझ पर कृपा की। काम भी क्या करना किया, फिर भाग्य ने साथ दिया, और फिर ईश्वर की दया से कुछ घटनाएं ऐसी बनती रहीं। कुछ बहुत बड़े लोगों ने मेरी बातों पर प्रतिक्रिया की, किसी ने समर्थन किया, किसी ने विरोध किया, पर इग्नोर नहीं कर पाए मुझे। यही छोटा सा सफ़र था। इसमें बहुत मज़ेदार घटनाएं भी हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ। जब मैं घर पहुंचा अगले दिन उस बड़े कवि सम्मेलन के बाद, तो वहीं एक संयोग से आ गया, उसने कविता सुनी, मुझे बुक किया। मैं जहाँ गया उस गांव में किसी एक बहुत बड़े कवि सम्मेलन का एक आयोजक बैठा हुआ था, उसने वहाँ मुझे सुन के तुरंत वहाँ बुक किया। खट 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 खट। उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक तो यह है कि मैं कभी किसी की दूसरे की लाइन छोटी नहीं करता। मैंने हमेशा किसी को भी कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया, कोई नकारात्मक चीज़ें, दूसरों की लाइन छोटी मत करो, अपनी लाइन बड़ी करो। एक तो मेरा ये सिस्टम है। दूसरा, मेरे बारे में कहा जाता है कि मैन ऑफ टंग, जो चीज़ मुझे मेरे व्यवसाय में बहुत काम आई। मैन ऑफ टंग है, बोल दिया है तो संदीप वो काम करेगा। अगर कहीं डेट दे दी है तो वहीं पहुंचेगा, लाखों का नुकसान हो जाए। अगर किसी को कोई कमिटमेंट कर दिया है तो उसको पूरा करेगा। तो एक तो मेरा यह है कि मैन ऑफ टंग, मेरे बारे में कहा जाता है कि सिर कट जाएगा तो उसका धड़ पहुंचेगा, लेकिन उसने कहा है तो वो पहुंचेगा। प्राण जाए पर वचन, प्राण न जाए पर वचन, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक तो ये मेरा सिद्धांत है। दूसरा, अगर मैं कोई प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं पालता। अगर किसी से मन नहीं मिला हुआ है, वो भी व्यक्ति अगर मेरे सामने, मैं जब संचालन कर रहा हूँ, देश के सभी बड़े बड़े मंचों पर संचालन के लिए बैठता हूँ, तो मैं संचालन कर रहा हूँ तो मैं उसको भी उसका ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू स्पेस दूंगा। जब मैं वहाँ बैठा हूँ तो मैं बिल्कुल अन्याय किसी के साथ भी नहीं करता, भले वो मेरे लिए कुछ भी करता रहा या करता रहेगा। ये एक मेरा बहुत बड़ा सिद्धांत है। और तीसरा मेरा ये सिद्धांत है, कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो, बारिश हो रही है, श्रोता नहीं है, भीड़ हो रही है, नहीं हो रही है, हो रहा है लौड़ा गुल्ला, मुझे मेरा 100% देना है। मैं परिस्थितियों से अपने परफॉर्मेंस को कभी प्रभावित नहीं होना। और इसीलिए बहुत बड़े संचालक देश के कहते हैं मंच पे कि संदीप शर्मा वो कवि है कि अगर गीली बारिश पानी से भरी हुई पिच पे भी उतर जाता है तो शतक बना के बाहर आता है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि मैं पानी, पिच, वो कुछ नहीं देखता, मैं सिर्फ अपना परफॉर्मेंस देखता हूँ। ये 2-3 चीज़ें मुझे बहुत फ़ायदा दिया पूरे जीवन। ये पिच वाली बात तो होपफुली मैं जहाँ तक समझता हूँ डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने कही। हाँ, उन्होंने कई जगह कही है उन्होंने मेरे बारे में कि संदीप वो कवि है कि गीली पिच पे भी उतर जाए घुटने तक पानी में तो भी 100 रन बना के आ जाता है। बहुत बढ़िया। तो सर, जैसा कि आपने प्रतिस्पर्धा की भी बात बीच में कही,
एक संयोजक के रूप में, संचालक के रूप में अगर हम बात करें तो आज के वर्तमान दौर और पिछले दौर जो कवि सम्मेलन हुआ करते थे पहले, जिस तरीके से लोग चाव से वहाँ पहुँचा करते थे, आज का क्या जो है माहौल है। और अगर हम सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश की बात करते हैं तो युवा कितना ज़्यादा इन कवि सम्मेलनों में उत्साह दिखाता है और कितना ज़्यादा आप कैसे लेते हैं इस पूरी परिस्थिति को, पहले और अब की परिस्थिति, क्योंकि आप लगभग 2 दशक से 25, 26, 28 वर्षों से ज़्यादा का समय आपने जो है इसमें बिता दिया, लगभग 3 दशक लगभग आपने निकाल दिए हैं। तो क्या परिवर्तन आप देखते हैं तब से अब में? देखिए, परिवर्तन तो है, संसार का नियम है और वो हर क्षेत्र में है। कभी हम राजनीति में गांधी, नेहरू, अटल जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन लोगों को देखते थे। हाँ। अब नाम ना लें, तुलना करें, आप किन को देखते हैं? यूथ की जहाँ तक बात है, जैसे आपने भी नाम लिया, डॉक्टर कुमार विश्वास और शैलेश लोढ़ा हैं, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने जो ये यूथ आइकॉन बन के आए, तो ये आए यूथ आइकॉन हैं, ये युग कवि भी बन के आए, तो ये आए हैं कविता की पाइपलाइन से। तो अनडाउटेडली यूथ कविता की तरफ और कवि सम्मेलनों की तरफ और परफॉर्मेंस की तरफ आया है। और जहाँ तक भीड़ का सवाल है, तो आज भी, अभी रिसेंट मेरे पिछले 3-4 शो अगर आप देखेंगे तो माँ हिंदी के नाम पे, कोई बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम ना हो भले, पर माँ हिंदी इतना बड़ा नाम है, संदीप शर्मा के संचालन में पूरे दशहरा मैदान भरे हुए हैं, लोग बिल्डिंगों की बाउंड्री वालों पे बैठे हैं, पेड़ों पे बैठे हैं। तो वो आपके मेरे लिए नहीं, वो उस हिंदी माँ के लिए आ रहे। कोई गर्व मुझे नहीं बनना चाहिए। और वो है, अट्रैक्शन है, जो 2-3 सितारों के नाम लिए, इन्होंने परिश्रम करके, इन्होंने अपने यश का, अपने ग्लैमर का उपयोग करके माँ को समृद्ध किया है। बिल्कुल। और वो बहुत बड़ी संख्या में आया, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत बड़ी संख्या में युवा आया है, लिखने बहुत अच्छा लगे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। हम लोग जैसे क्या है, मैं अपने आप के बारे में भी कहूँ, आई एम कैजुअल राइटर, स्वांतः सुखाय, लेकिन दे आर टेक्निकल राइटर्स। जो नए बच्चे आ रहे हैं वो टेक्निकल राइटर हैं, वो सब समझते हैं, छोटी मोटी बारीकियाँ कविताओं की, शैली की, लिखने की, सब करके वो उस काम को कर रहे हैं। तो सर, जैसा आपने माँ हिंदी की बात करी, आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, हमारे देश में एक स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है कू ऐप, जो कि हिंदी के साथ साथ 10 भारतीय भाषाओं में अपने यूजर्स को स्वतंत्रता देता है कि वो अपनी मातृभाषा में, अपनी भाषा में वो अपनी बात करें। तो हिंदी दिवस के मौके पर मैं इस टेक्नोलॉजी और माँ हिंदी के लिए समर्पित ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या आपका संदेश होगा, मैं वो भी जानना चाहूँगा। देखिए, जैसे आपने कुहू ऐप का जिक्र किया, ये जो ऐप हैं, ये हिंदी भाषा की या क्षेत्रीय भाषाओं की असीम शक्ति है। अभी तक हमारे पास समस्या यही थी कि हम कहाँ अपनी बात बोलें। विदेशी साधन, विदेशी मीडियाओं पे, विदेशी भाषाओं में हम अपनी बात नहीं कह पा रहे थे। तो ये जो कुहू है, ये इस तरह के प्लेटफॉर्म है कि जहाँ इन्होंने हमारी प्राकृतिक शक्ति, जैसे हमारी मातृभाषा है, हमारी बोलियाँ हैं, वो हमारी प्राकृतिक शक्ति है, नेचुरल पावर, उस नेचुरल पावर को 100 गुना बढ़ा दिया है। बिल्कुल सही। और मैं इनको बधाई देता हूँ और इनकी शक्ति का समृद्ध होने की कामना करता हूँ कि ये और समृद्ध हो, ताकि हम अपनी माँ भाषा में, देखिए आदमी क्या होता है, कोई भी चीज़, अगर आप कितना भी बहुत बड़े स्टार हैं, करोड़पति हैं, कुछ भी ठोकर लगेगी तो आप बापरे बोलेंगे, कुत्ता अचानक सामने आ जाएगा तो आप धत्त बोलेंगे। ये हमारी प्राकृतिक शक्तियों को बढ़ा रही है बिल्कुल अपनी भाषाओं में। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं इनकी समृद्धि की कामना करता हूँ और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 2 पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ। और हिंदी का सम्मान हमारे जीवन का सम्मान है, हिंदी का सम्मान हमारे जीवन का सम्मान है। हिंदी से ही जन्मा अपने भीतर का इंसान है, अपनी खुशियाँ, अपने सपने सब हिंदी से आते हैं, इसीलिए हम माँ हिंदी को झुककर शीश नवाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और बेशक हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये एक बेहतरीन इंटरव्यू जरूर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, आपका भी आभार।